स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। बस 11 घंटे और कुछ मिनट है बाकी और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जनता ने किसे दिया है जनादेश। लेकिन न्यूज 18 लगातार आपको उससे जुड़ी हुई हर तस्वीर दिखा रहा है, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और अब आपको सीधे लिए चलेंगे हैदराबाद, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी चांदनी। न्यूज 18 के सबसे बड़े नेटवर्क की सबसे बड़े नतीजों की तैयारी का हम जायजा लेंगे। कल नतीजों की तैयारी के लिए लगभग तैयारी पूरी हो रही है। जी चांदनी। बिल्कुल आस्था, आपको बता दूं कि तैयारी पूरी हो चुकी है और मैं हैदराबाद में मौजूद हूं और ये वो सेंटर्स है, रिजल्ट अपडेटिंग टीम के वो सेंटर्स है जहां पर आप देख सकती हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो तस्वीरों को दिखाए कि पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है, क्योंकि 11 घंटे के बाद कह सकते हैं कि कुछ ही वक्त बचा है और कुछ ही वक्त के बाद, कुछ ही पल के बाद ये पता चल जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में किसकी वापसी होगी। हालांकि रिजल्ट अपडेटिंग टीम काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है, इसको बताने के लिए हमारे साथ अभय जी हैं जो बताएंगे कि ये रट कैसे काम करता है। अभय जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि रिजल्ट अपडेटिंग टीम सबसे तेज और सबसे सही नतीजे हम बताते हैं, कैसे काम करता है? देखिए, ये जो पूरा नेटवर्क आप देख रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ये कंप्यूटर नेटवर्क है और इसका जो इंटीग्रेशन है हर एक उस सेंटर से है जहाँ पर काउंटिंग चलेगी। तो वहाँ से आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो किसी भी और न्यूज़ नेटवर्क के पास ये फैसिलिटी नहीं है। अब जो भी हमारा दर्शक न्यूज़ 18 नेटवर्क के सामने बैठा रहेगा टेलीविज़न स्क्रीन के सामने, उसको जैसे ही काउंटिंग सेंटर कोई भी हलचल होती है, कोई भी चेंज होता है, वो विद इन सेकेंड्स उसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। एक बात होगी ये स्पीड की। दूसरी, अब जो डेटा हमारे पास आता है उसको सबसे पहले देखिए, हमारे पास 3 सेगमेंट्स होते हैं यहाँ पर। एक है डेटा कलेक्शन, जहाँ पर कि सेंटर से जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है हम उसको फ्लैश करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। उस जानकारी के बाद उस डेटा को हमारी टेक्निकल एनालिसिस टीम जो है वो उसके एनालिसिस के बाद ये बताती है, रिजल्ट हब जो है वो पल पल के नतीजे पहुंचाएगा। और न्यूज 18 पहला और एकमात्र ऐसा नेटवर्क है पूरी इंडस्ट्री का जिसके पास हर काउंटिंग सेंटर से सबसे तेजी से अपडेट आता है और उतनी ही तेजी से वो स्क्रीन तक लाते हैं। खास बात यह कि तेजी से भी आता है और सबसे सटीक नतीजा मिलता है। हर एक असेंबली सीट पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कितनी ईवीएम से क्या नतीजे निकले हैं, वोट काउंट कहां तक पहुंचा है, ये सब कुछ सबसे पहले हम पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक। और हैदराबाद से लगातार हमारे साथ चांदनी जुड़ी रहेंगे। लेकिन फिलहाल मेनका का रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ हैं, कोई जानकारी इस वक्त मेनका के पास है? जी मेनका, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल आस्था, 2 बड़ी खबर इस वक्त देना चाहती हूँ। वाराणसी एडीएम पर जो कार्रवाई की गई है, ईवीएम को लाने ले जाने में जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन न करने की वजह से उन पर कार्रवाई हुई है। अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में 15 जिले हैं जहां पर हंगामा हो चुका है ईवीएम को लेकर। वाराणसी, सोनभद्र इसमें शामिल है, जहां के अधिकारी हटाए गए हैं। और इसी बीच जो एक बड़ी खबर है कि आईबी ने केंद्र सरकार को इनपुट दिया है कि जब नतीजे आने शुरू होंगे तो 15 से 17 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंसा हो सकती है। हालांकि प्रशांत कुमार ने कहा था कि सभी जिले हमारे लिए संवेदनशील है, लेकिन 15 से 17 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंसा की आईबी रिपोर्ट आई है। और बताया यह जा रहा है, जो जिले हैं वो भी मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, आजमगढ़, जौनपुर, कानपुर जैसे ये जिले शामिल हैं जहां पर बताया जा रहा है कि आशंका है और बहुत बड़ी आशंका है कि यहां पर जब नतीजे किसी के फेवर में नहीं आएंगे तो उन प्रत्याशियों की ओर से कार्यकर्ताओं को उकसाया जा सकता है, यहां पर हिंसा हंगामे की स्थिति बन सकती है। और ये निर्देश अब दे दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कि वो अपनी तरफ से तैयारी मुकम्मल रखे। डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से बात की गई है, उनको भी ये कहा गया कि पूरी तरह से अलर्ट रहना है और ये माहौल अभी से दिखने लगा है। तो ये 2 बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको देना चाहती हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ी खबर मेनका आपने हम तक पहुंचाई है कि ये इनपुट आईबी ने दिया है केंद्र सरकार को कि जब नतीजे आएंगे तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर जिन प्रत्याशियों की हार होगी या वो पीछे चल रहे होंगे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसा सकते हैं। कुल मिलाकर 15 जगहें ऐसी चिन्हित की गई हैं। तमाम शहरों की वो लिस्ट है जहां पर संवेदनशील जो है वो हालात हो सकते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीएसपी समर्थक कुश अंबेडकर भी हमारे साथ हैं। कुश जी, ये चर्चा जो चल रही है उसमें कई तरह के अपडेट हैं। एक तो ईवीएम्स को लेकर जो सवाल खड़ा किया गया उसमें चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। दूसरा ये कि जिन ईवीएम्स पर और चोरी का सवाल उठाया जा रहा था वो प्रशिक्षण के लिए जा रही थी। और तीसरा ये कि आईबी का इनपुट है कि 15 जिलों में हंगामा हो सकता है, हिंसा हो सकती है जिस भी पार्टी के फेवर में नतीजे नहीं आएंगे। नहीं, एक तो जैसे आपने अभी बताया है कि वहां के एसडीएम को हटाया गया है।
यदि उनकी गलती नहीं थी तो फिर एसडीएम को क्यों हटाया गया, यदि वो प्रशिक्षण के लिए लेकर जाया जा रहा था। अभी बरेली के अंदर कूड़ा की गाड़ी होती है जो, उसके अंदर मशीन मिली है। अब आप बताइए, यदि वो इतने ही साफ थे तो कूड़े की गाड़ी में ले जाने की क्या जरूरत। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्षता, जिस वोटर ने अपना वोट डाला है उसको ये तो श्योरिटी महसूस कराए कि उसका वोट सही जगह डाला है और वो सिक्योर है। आपने देखा होगा, ये डर इसलिए लग रहा है कि आपने पंचायत के चुनाव देखे किस तरीके से बीजेपी ने बल प्रयोग करते हुए पूरा का पूरा प्रशासनिक हमले को लगाते हुए अपने कैंडिडेट जिताए उन्होंने। तो जब पंचायत के चुनाव में ये सब चीजें हुई कि जो चुनाव अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ रहा था कैंडिडेट, उसको उठा के ले गए पुलिस वाले, गायब कर दिए गए मेंबर, पंचायत के मेंबर, जिला मेंबर सदस्य वो गायब कर दिए। लेकिन कुछ जी, इस तरह की हिंसा तो पंचायत चुनाव में हमने हमेशा से देखी है, सरकारें कोई भी रही हूं, लेकिन इस तरह के एपिसोड्स जो हैं वो हमेशा से हुए हैं। इस बार भाजपा की सरकार है, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। जब सपा की सरकार थी तब भी पंचायत इलेक्शन हुए थे, तब भी हिंसा हुई थी। जब बसपा की सरकार थी पंचायत इलेक्शन हुए तब भी हिंसा हुई। तो लोग तो मानते ही है कि पंचायत इलेक्शन में इस तरह से हिंसाएं हुआ करती है जो कि गलत है। आप पुराने तथ्य उठा लीजिए, बसपा के समय में ऐसा नहीं हुआ था। पूरा प्रशासनिक लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ बीएसपी की वो बीजेपी के लोग भी करते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी करते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी करते हैं और संजय निषाद भी करते हैं कि जितनी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बीएसपी के समय में थी इतनी कहीं नहीं थी। अच्छा ठीक है, आपका अपना बड़ा दावा है लॉ एंड ऑर्डर, आप कह रहे हैं कि बसपा के समय में सबसे अच्छा था, लेकिन इस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ चुके हैं। और भी मेहमान हमारे साथ हैं भाजपा से, हमारे साथ आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी, आरोप यही लगाया जा रहा है, बसपा भी कह रही है और सपा भी कह रही है कि जो कार्रवाई हुई है एटीएम पर, अगर गलती नहीं थी तो कार्रवाई क्यों, और बैलेट पेपर्स कूड़े की गाड़ी से मिल रहे हैं, एक बॉक्स में मिल रहे हैं बैलेट पेपर्स। तो इन तमाम घटनाओं को कलेक्ट करके सामने रखा जा रहा है और सवाल आप ही पर यही कि सरकार आपकी है, इसीलिए अब चुनाव में गड़बड़ी जो है वो फैलाई जा रही है, वोटों की चोरी हो रही है। जी, मुझे थोड़ा बोलना दीजिएगा। मैं 3 संदर्भ में अपनी बात। पहली चीज कि कहीं भी ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, चुनाव आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। बनारस के जो एडीएम हटाए गए हैं वो ईवीएम को ले जाने के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करने के वजह से हटाए गए हैं। डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि जितनी भी ईवीएम चुनाव के जिसमें वोट डाला गया है उन सबके नंबर लिखकर सभी कार्यकर्ताओं को और सभी पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट थे उनको दिया गया है। वो चाहे तो इन 20 मशीनों से उसका मिलान कर सकते हैं कि उनमें से ये है कि नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, बरेली में जो उन्होंने बताया कि कूड़े के ढेर से मिला है, कहीं कूड़े के ढेर से ईवीएम नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी के लोग इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि वो नगर निगम की कूड़ा की गाड़ियों को हटा हटा के चेक कर रहे हैं कि कहीं इसमें तो ईवीएम नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका यही पॉइंट मैं ले जाती हूँ। मेजर आशीष चतुर्वेदी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, इसको यही कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि फ्रस्ट्रेशन और हताशा इतनी बढ़ गई है कि अब आप कूड़े की गाड़ियों को भी खंगाल रहे हैं। सुन तो लीजिए। देखिए, मैं सारी बातें सुन रहा था अभी तक जो कहा गया कि सपा के 300 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, किसी भी वीडियो में पत्थरबाजी या ऐसा कुछ करते हुए अगर दिखा सकें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी वीडियो में ये चीज़ आई है कि वो कोई पत्थरबाजी कर रहे थे। ये एक सुनियोजित ढंग से भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास हो रहा है कि जो निगरानी रखने के लिए अखिलेश जी ने कह दिया है कि वहाँ पे लोग रहें, तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि वहाँ लोग रहें। वहीं अभी एक पुलिस के कोई अधिकारी ने ये धमकी दी है, नहीं, एक पुलिस के अधिकारी ने धमकी दी है कि वो लोग गोली चला देंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी धमकी को समाजवादी पार्टी स्वीकार करती है। हो सकता है मैं स्वयं आ जाऊंगा, गोली चला लीजिएगा, है ना। मैं स्वयं आ जाऊंगा वहां पे कल। उन पुलिस अधिकारी को मैं बता देना चाहता हूं कि आप धमकी दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी आपकी धमकी और इसकी चुनौती को स्वीकार करती है। हो सकता है अगर मेरे को डिबेट से एक्सक्यूज मिल जाए तो मैं स्वयं आ जाऊंगा, देखे कौन गोली चलाता है। तो पहली ये। दूसरी बात, मुरादाबाद में अगर बैलेट पेपर जिन पे वोट कास्ट हुआ है अगर वो वहां कहीं बाहर मिल रहे हैं, उनको स्ट्रांग रूम में होना चाहिए या सड़क पे होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि बैलेट पेपर जिस पे वोट कास्ट हुआ है वो स्ट्रांग रूम के अंदर होना चाहिए या कचड़े में होना चाहिए या कहां पे होना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कवायद इस पे टिकी है कि वो ईवीएम बदल ले। अगर ईवीएम नहीं
बदल पाएगी तो 30 से 40 सीट पार नहीं कर पाएगी। मैं आपको एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूँ। बैलेट पे जिस दिन चाहे चुनाव करा ले, जिस दिन चाहे। आप देखिए कि बैलेट पे पंचायती चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, जबकि पूरा जोर लगाया इन लोगों ने, लेकिन फिर भी सुपड़ा साफ हो गया इनका। सबके सामने नतीजे हैं। चुनाव आयोग ने मुरादाबाद में क्या कार्रवाई की, आप बताइए मुझे। आशीष चतुर्वेदी जी, आपकी यही सारी बातें मैं आनंद दुबे जी के पास ले जा रही हूँ, वो जवाब देना चाहते हैं इस पर। कहिए आनंद जी। सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव बैलेट से हुआ था और उसमें आप बुरी तरह से हारे, और यहां तक रहा कि कई जगह आपने जिन लोगों को अपने जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया, मैं इसी मुरादाबाद की आपको उदाहरण देता हूं, आपने अमरीन जहां को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया था और वो नामांकन करने नहीं गई। तो कमी आपकी थी, आपके संगठन की थी। आनंद जी, आप पंचायत इलेक्शन पर चर्चा नहीं हो रही है, वो चुनाव निपट चुका है, यहाँ मौजूदा परिस्थिति पर चिंता हो रही है और आप उस पर जवाब दीजिए, क्योंकि समय का भी अभाव है हमारे साथ, प्रोग्राम खत्म करना है मुझे, तो आप उस पर जवाब दीजिए फिलहाल जो सवाल खड़े किए गए। देखिए, पूरा का पूरी मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो बैलेट पेपर सड़क पे मिल रहे हैं वो बैलेट पेपर कहाँ होने चाहिए। देखिए, पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग इस चुनाव को संपन्न करा रहा है। अगर कहीं कोई त्रुटि मिल रही है तो चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई कर रहा है। चलिए ठीक है, भाजपा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, कुछ भी ऐसा होता है तो वो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने उनसे सवाल किया था बैलेट पेपर कहाँ होने चाहिए, उसका वो कोई जवाब नहीं दे पाए। जुड़ी हुई है रिफत जी, आप पूरी चर्चा को सुन रही हैं, आरोप भी सुन रही हैं, प्रत्यारोप भी सुन रही है, पलटवार भी सुन रही है। मैं बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी खारिज कर रहे हैं आप लोग, लेकिन अब वोटों की चोरी और ईवीएम्स को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। चलिए, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 11 घंटे का वक्त अब रह गया है, जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि जनता ने जनादेश किसको दिया है। सपा लगातार ईवीएम्स का सवाल उठा रही है, तो भाजपा का यह कहना है कि यदि कोई दोषी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।